आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 23। कह रहा है सभी नाइट्रोजन यौगिकों में N की विद्युत ऋणात्मकता पॉलिंग पैमाने पर 3 है। आप इस कथन पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो देखिए इसको समझते हैं। कह रहा है यह कथन विवादास्पद है क्योंकि एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उसके सभी यौगिकों में स्थिर नहीं होती है। यह संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, आगे हम पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से समझेंगे। यह संकरण अवस्था तथा ऑक्सीकरण अवस्था के साथ बदलती है। उदाहरण के लिए यनों में N की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीकरण अवस्था में भिन्नता के कारण भिन्न होती है। यहाँ पर देखिए यनो तथा NO2 होना चाहिए था। NO2 या NH3 सब में विभिन्नता होती है। वो कारण विद्युत ऋणात्मकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था में विभिन्नता के कारण ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिंग पैमाने के हिसाब से N की विद्युत ऋणात्मकता 3 मानी गई है, तो यह एक तरह से औसत है, किसी एक तत्व की नहीं है। तो वही कह रहा है कि यह कथन विवादास्पद है क्योंकि एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उसके सभी यौगिकों में स्थिर नहीं होती है, सारे यौगिकों में अलग अलग होगी। यह संकरण अवस्था यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तथा ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बदलती है। उदाहरण के लिए यनो तथा NO2 में N की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भिन्नता के कारण भिन्न होती है। आगे हम लोग निकाल के दिखाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यह उस सिद्धांत का वर्णन कीजिए जो परमाणु की त्रिज्या से संबंधित होता है। उस सिद्धांत का वर्णन कीजिए जो परमाणु की त्रिज्या से संबंधित होता है। इसको ध्यान देना, जब वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो दोनों स्थितियों में हम लोग देखते हैं। देखिए, जब परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तब ऋणायन बनाता है। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋण का चिन्ह ऊपर लगाया जाता है यानी ऋणायन बन जाएगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो धन का चिन्ह लगाया जाता है यानी धनायन बना लेता है। तो परमाणु के ऋणायन में परिवर्तन के दौरान एक या अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु के संयोजी कोष से जुड़ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक धनायन है तो आयन होगा, लेकिन एक जैसे O है तो माइनस है, O2 माइनस या O-2 हो सकता है, O माइनस या O-2। तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है या 2। अगर एक आता है तो एक ऋण लिखते हैं, 2 आता है तो 2 ऋण लिखते हैं। तो वही कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सब संयोजी कोष में जुड़ जाते हैं। अब नाभिकीय आवेश जनक परमाणु के समान ही रहता है। मान लीजिए कोई हमारे पास ये नाभिक है और इस नाभिक में ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए कोई ये नई कक्षा आकर के बन गई, नई कक्षा आके बनेगी तो पहले मान लीजिए 10 प्रोटॉन थे नाभिक में। अब बाहर यहाँ पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें जुड़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आके जुड़ गए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नाभिक में तो 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन पहले 3, 2, 5, 1, 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे थे। अब 2 बाहर से और आ गए, तो अब 10 प्रोटॉन तो सेम रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। पहले 10 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींचते थे, अब 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो खींचने की ऊर्जा है वो सब में बटेगी। तो पहले 6 जगह बट रही थी तो ज्यादा अच्छी तरह खींच ले रहे थे, अब 8 जगह बटेगी तो ऊर्जा धीरे धीरे कम
ऊर्जा का प्रतिशत मान कम होगा, जिससे कम अच्छे से खींच पाएगा, यानी परमाणु का जो आकार है वो बढ़ जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो इसको देखते हैं। देखिए, नाभिकीय जनक आवेश परमाणु के समान ही रहता है, क्योंकि नाभिक में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि इलेक्ट्रॉनों द्वारा परस्परीय परिरक्षण की अधिकता के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश को कम कर देती है। यही सी बात है कि पहले 6 इलेक्ट्रॉन नाभिक को घेरे थे, अब 8 घेर लिए, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनमें नाभिक का प्रभाव कम होगा, क्योंकि वो घेर लिए नाभिक को, तो आकर्षण बल बाहर वाले में कम लगेगा। तो वही बात कह रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश को कम कर देती है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन मेघ विस्तृत हो जाता है, अर्थात आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। अब क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो अब ये परमाणु नहीं आयन बन गया, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन आए तो ऊपर ऋण चिन्ह लगेगा, तो आयन बन गया, या बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो धनायन बन जाता। तो वही कह रहा है कि इस कारण से, चूंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हैं और परिरक्षण प्रभाव नाभिक का बढ़ जाएगा, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम लगेगा, इसलिए आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। अब दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जब परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो अब पूरा उसी तरह उल्टा करते जाना है, तब धनायन बनता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब धन लिखेंगे। इस प्रकार प्राप्त धनायन सदैव अपने जनक परमाणु के आकार से छोटा होता है। क्यों? इसका कारण ये है कि नाभिक में मान लीजिए 10 प्रोटॉन थे, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, अब 2 निकल गए तो 4 ही बचे। तो पहले 10 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 10 प्रोटॉन 4 को खींचेंगे, क्योंकि 2 बाहर निकल गए, तो 4 को और अच्छे से खींच लेंगे, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इसलिए नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा, इसलिए उसको अपने पास खींच लेगा, इसलिए आयनिक त्रिज्या घट जाएगी। तो वही कह रहा है कि ऐसा निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। संयोजी कोष के विलोपन द्वारा, क्योंकि संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो वो खत्म हो जाएगा। तो संयोजी कोष के विलोपन द्वारा, यानी बाय एलिमिनेशन ऑफ वैलेंस शेल, कुछ स्थितियों में इलेक्ट्रॉन त्यागने पर संयोजी कोष को पूर्णतया विलोपन हो जाता है। कुछ स्थितियों में, मान लीजिए बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों निकल गए, तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो वही कुछ परिस्थितियों में कह रहा है। वाह्यतम कोष विलुप्त होने के कारण धनायन के आकार में कमी आ जाती है। ऐसी बात है, जब कोष ही खत्म हो गया तो उतनी जगह छूट जाएगी, यानी आकार घट जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के द्वारा बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब जाहिर सी बात है कि पहले 6 इलेक्ट्रॉनों को 10 प्रोटॉन खींच रहे थे, अब 2 बाहर निकल गए, तो 10 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के द्वारा धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जनक परमाणु से कम होती है। क्यों? क्योंकि 2 तो बाहर निकल गए। तो कुल नाभिकीय आवेश समान रहता है, लेकिन नाभिक के प्रोटॉन तो बाहर अंदर जा नहीं सकते, तो वो तो समान ही रहेंगे। यह प्रभावी नाभिकीय आवेश को बढ़ा देता है। क्यों प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है? क्योंकि पहले 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थे, 2 बाहर निकल गए, तो 4 ही बचे। तो अब 10 4 को खींचेंगे, पहले 6 को खींच रहे थे, तो 4 पर प्रभाव नाभिक का ज्यादा होगा 6 की तुलना में, इसीलिए कह रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश को बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दृढ़ता से जुड़ जाते हैं, इसके कारण आकार में कमी आ जाती है। अब जाहिर सी बात है कि पहले 10 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींचते थे, अब 10 प्रोटॉन 4 को खींच रहे हैं, तो ज्यादा अच्छे से खींच लेंगे तो नाभिक के पास आ जाएंगे। जब पास आ जाएंगे तो परमाणु की आयन जो बना है उसकी त्रिज्या घट जाएगी। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। कह रहा है किसी तत्व के 2 समस्थानिकों की प्रथम आयनन एंथैल्पी समान होगी या भिन्न, आप क्या मानते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक का मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, ऐसे तत्व को समस्थानिक कहते हैं। अगर परमाणु भार समान हो तो ऐसे तत्व को समभारिक या अंग्रेजी में आइसोबार कहते हैं।
तो देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिकीय आवेश तथा आकार समान होता है। तो जैसी बात हमने बताया कि परमाणु क्रमांक समान होगा जिन तत्वों का, उनको समस्थानिक कहेंगे। अब परमाणु क्रमांक समान होगा यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। अब चूंकि अगर आयन नहीं है, न्यूट्रल मतलब उदासीन परमाणु है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब बराबर होंगे तभी वो उदासीन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो धनायन बना लेगा, आ जाएगा तो ऋणायन बना लेगा। तो जब दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तभी उदासीन होगा। तो इसका मतलब समस्थानिक में परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, और अगर परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो वही कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु नाभिकीय आवेश तथा आकार समान होता है। जाहिर सी बात है कि जब नाभिक में प्रोटॉन समान होंगे और इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो समान मात्रा में खिंचाव होगा, तो आकार भी समान होंगे। इसलिए इनके प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान समान होते हैं। इसलिए जितने भी आइसोटोप हैं यानी समस्थानिक हैं, उनके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के मान समान होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है धातुओं और अधातुओं में मुख्य अंतर क्या है। तो धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व हैं तथा एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायनों का निर्माण करती। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट में, पहला जो वर्ग था उसमें जो है सारी धातुएं थी, दूसरे वर्ग में क्षारीय मृदा धातुएं थे। जब हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी, उसको खोल के देखिए आप, एनसीईआरटी सामने रखा करिए और आवर्त सारणी देख लिया करिए। तो ऐसी बात है कि पहला है, इसका मतलब कि उसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल करके धनायन बना लेता है। वो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि उसके पीछे वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 8, 18 इस तरह चलता था। तो मान लीजिए 2 है, 8 है, बाहरी कक्षा में 1 है, तो हमें एक को त्यागने में उसको फायदा है, क्योंकि एक को त्याग करके उसके पीछे वाली कक्षा में 8 है। ये अक्रिय गैस का जो है विन्यास है। अक्रिय गैस का मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करती, और दुनिया के सारे तत्व अक्रिय होना चाहते हैं, यानी किसी से क्रिया न करने लायक बनना चाहते हैं। इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागना ज्यादा अच्छा समझेगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग देगा तो एक धन आ जाएगा, यानी धनायन बना लेगा। तो वही कह रहा है कि धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व हैं तथा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजी मतलब बाहरी कक्षा का जो संयोग करता है दूसरे तत्व के परमाणु से, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायनों का निर्माण करती हैं। ये एक अपचायक के रूप में कार्य करती हैं तथा इनकी आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि धनायन बनाती हैं, यानी इसकी आक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। प्लस जब बढ़ेगा तो कहेंगे उसकी आक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, माइनस बढ़ेगा तो कहेंगे उसकी आक्सीकरण संख्या घटेगी। तो चूंकि इसकी धनायन बना रही, इसका मतलब इसकी आक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। आक्सीकरण संख्या और ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण होगा जो धातु है, और जिसके साथ क्रिया करेगी उसका अपचयन होगा यानी रिडक्शन होगा। इसको ध्यान देना है कि कोई रासायनिक क्रिया होती है तो एक तत्व का अगर ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है, क्योंकि बैलेंस रखना है। तो अपचयन और ऑक्सीकरण बराबर होते हैं, तो इसीलिए कह रहा है कि ये एक अपचायक के रूप में कार्य करती है। मतलब खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे तत्व का अपचयन होगा, यानी दूसरे की ऋणात्मक में, ऊपर ऋणात्मक में मतलब संख्या बढ़ेगी, ऋणायन मतलब उसका बढ़ेगा। ये धनायन बना रही तो उसका ऋणायन बढ़ेगा, यानी उसका अपचयन होगा। इसका चूंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, धनायन बढ़ रहा है। अगर ऊपर चार्ज बढ़ता है तो कहेंगे ऑक्सीकरण होगा, और घटता है तो कहेंगे अपचयन हो रहा है।
और विस्तार से अभी मोटा मोटा समझिए, आगे विस्तार से हम ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ेंगे। तो वही कह रहा है कि ये एक अपचय के रूप में कार्य करती हैं तथा इनकी आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, क्योंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। ये बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, क्षारीय, बेसिक का मतलब क्षारीय। तो जाहिर सी बात है कि धातुएं हैं, धनात्मक आयन बनाती हैं, तो धनात्मक का मतलब क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरी तरफ अब देखिए इनका ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीकरण उसको भी कहते हैं जब ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ने को ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन जुड़ने को अपचयन कहते हैं। आगे परिभाषा मिलेगी तो हम बताएंगे। दूसरी तरफ अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और आवर्त में चलने पर अधात्विक लक्षण बढ़ता है। इसका मतलब बाईं तरफ धातुएं हैं, दाईं तरफ अधातुएं हैं, तो इसीलिए कह रहा है कि दूसरी तरफ अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। आगे चलने पर, दाईं तरफ चलने पर विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती थी। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है तथा अपने संयोजी कक्ष में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति दर्शाती। धातुएं धनायन बनाती हैं और अधातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, क्योंकि आवर्त सारणी में ये दाईं तरफ आवर्त में है, इसीलिए ये जो है ऋणायन बनाती हैं अधातुएं। ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती हैं। ऑक्सीकारक का मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण करती हैं, खुद का अपचयन करती हैं, यानी खुद की ऑक्सीडेशन नंबर को घटाती हैं, दूसरे की बढ़ाती हैं। जबकि देखिए धातुओं में क्या था, खुद ऑक्सीकरण होता था तो दूसरे का अपचयन करते थे, यानी अपचायक के रूप में, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करते थे। इनकी आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता के मान अधिक होते हैं। किनके? अधातुओं के। ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगी, धातुएं बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उस तत्व का नाम बताइए जिसके बाह्य उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो देखते हैं। फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो 9 को जब भरेंगे तो 1s 2s 2p 3s, इस तरह आप बाउ नियम से लिख लेंगे। तो 1s यस में 2 रह सकते हैं, यस में 2 रह सकते हैं, p में 6 रह सकते हैं, लेकिन चार, अब बचे 5, रह तो 6 सकते हैं लेकिन 5 ही बचे, तो p में 5 भर दिए। तो देखिए यहाँ भी 1s2 2s2 2p 5 भरा है। तो ये बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी को संयोजी कक्षा या वैलेंस सेल भी कहते हैं। तो फ्लोरीन ऐसा तत्व है जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ध्यान दीजिए, बाह्य उपकोष कह रहा है, इसको ध्यान देना। बाह्य उपकोष, P हमारा उपकोष है। अगर बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये कहा होता तो 7 हो जाते, इसको ध्यान देना है। यही बारीकी हम समझ रहे थे कि ऐसा कैसे है। इसको बारीकी से समझिए। अगर बाह्य कोष कहा होता यानी कक्षा, तो ये पूरे हैं। ये देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, इसके लिए भी इसके लिए भी, यानी ये पूरी दूसरी कक्षा है। तो अगर हमसे पूछे दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ये और 5 ये 7 है। लेकिन बाहरी उपकक्षा उपकोष यानी सब ऑर्बिटल, तो p सब ऑर्बिटल है, s सब ऑर्बिटल है। तो p सब ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, s सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी उपकोष हमारा p वाला हुआ, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी उपकोष में पूछे तो 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर बाहरी कक्षा में पूछे तो 7 इलेक्ट्रॉन है।
इसको ध्यान देना। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की है। तो दूसरे वर्ग का होगा। तो Mg देखिए, Mg दूसरे वर्ग का है, तो इसमें 12, इसका परमाणु क्रमांक 12 है। 2 2 4 6 4 10 2 12, परमाणु क्रमांक 12 है। अब 12 को हम लोग अगर भरेंगे तो 1s 2s 2p 3s, यस में 2 भरे जाते हैं, 2 भरे जाते हैं, पी में 6, तो ये हो गए 10 और 2 इसमें भर जाएंगे। अब देखिए ये पहली कक्षा है, 1 लिखा है, ये पूरी दूसरी कक्षा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। दूसरी कक्षा का ये यस उपकोष है, ये पी उपकोष है, ये तीसरी कक्षा है। तो तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाहरी कक्षा है, यानी यही हमारी संयोजी कक्षा होगी या बैलेंस सेल होगी। तो इसी के इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब देखिए ये 2 हो गया, दूसरी कक्षा में 8 हो गया, बाहरी कक्षा में 2 हो गया। अब देखिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये 8 बचेंगे, 2 और 8, ये पूर्ण भरा हुआ कक्षा है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है या 18 है या 32 है तो पूर्ण भरा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, कक्षा होती है। और हाइड्रोजन के लिए अगर 2 है तो पूर्ण भरा हुआ होता है, तो 8 है तो ये पूर्ण भरा है। तो इसका मतलब ये अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा, और दुनिया का हर एक तत्व अक्रिय गैस की तरह रहना चाहता है। तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल करके अक्रिय गैस की तरह रहना ज्यादा अच्छा महसूस करेगा। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Mg में 2 प्लस आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए Mg 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा अच्छा महसूस करेगा। तो इसीलिए Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए। Mg से बन गया Mg +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तब ये Mg +2 बना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की हो। अब देखिए प्राप्त करने की बात आ गई, तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं तरफ चलेंगे जिधर अधातुएं हैं। तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन है हमारा, तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में से 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 8, तो 8 को लिखेंगे तो 1s 2 2s 2 2p 4 हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 4 8 भर गया। पी में देखिए, पी को हम बनाते हैं, पी में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 1 2 3 खाने होगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 को भरेंगे, 1 1 पहले भर जाते हैं, 1 1 पहले। अब ये चौथा, 1 2 3 भरे, ये चौथा। अब 2 में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा है कि पूर्ण भरे हुए या आधे भरे हुए कक्षक जो है ज्यादा स्थायी होते हैं। पूर्ण भरे हुए या आधे भरे हुए कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। तो इस कारण से जो है क्या हुआ कि देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेकर के यहाँ अपना 6 कर लेगा, यानी इसका जो p ऑर्बिटल है पूरा भर जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है ये भी भर जाएंगे, तो पूर्ण भरा हो जाएगा। तो पूर्ण भरा हुआ ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने बाहर के कक्षकों को, बाहर के उपकोष को पूर्ण तरह से भर लेता है। तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब एक चीज और समझना है कि देखिए इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और इसमें बाहरी कक्षा में 6। ये दोनों बाहरी कक्षा है क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या 2 है। तो बाहरी कक्षा दूसरी कक्षा का ये s उपकोष है, ये p उपकोष है। अब देखिए या तो ये 8 6 त्याग दे, तो 6 त्यागने की बजाय 2 लेना आसान है।
अगर ये 6 त्याग देगा तो बाहरी कक्षा में 2 ही बचेगा। तो 8 जो होता है वो पूर्ण भरा हुआ होता है, तो इसलिए 6 में 2 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो ये बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा, यानी इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा स्थायी होगा, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन 2 ले लेता है ऑक्सीजन। तो 1s2 2s2 2p4, अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो O-2 बन जाएगा, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। आगे देखिए, उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें सामान्य ताप पर धातु, अधातु, द्रव और गैस उपस्थित हो। सामान्य ताप पर धातु भी हो, अधातु भी हो, द्रव भी हो और गैस भी हो। तो द्रव धातुएं देखिए कौन कौन सी हैं, पारा, Hg तथा गैलियम। तो Hg वर्ग 12 में है, गैलियम वर्ग 13 में है। द्रव अधातुएं कौन कौन सी हैं, ब्रोमीन 17वें वर्ग में है। गैसीय अधातुएं कौन सी हैं, फ्लोरीन तथा क्लोरीन वर्ग 17 में है। ऑक्सीजन गैस है वर्ग 16 में है। नाइट्रोजन गैस है वर्ग 15 में। तो ये सब हमने इसको बता दिया कहाँ कहाँ पे है। अब प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 28 में कह रहा है, प्रथम वर्ग के तत्वों के लिए अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से, LiNaKRbCS प्रथम वर्ग के तत्व हैं। हालिना के रब कब्र से फरार हमने बताया था। तो अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है, ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ रही है। Li सबसे ऊपर है, फिर Na, फिर K, Prb, फिर CS। जबकि वर्ग 17 के तत्वों में क्रम इस प्रकार है, ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील है, फिर उससे कम क्रियाशील, नीचे वाला है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यानी वर्ग 17 में, यानी जो दाईं तरफ तत्व हैं 17वें वर्ग के, उनमें ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि वर्ग पहला जो है उसमें नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। क्योंकि ये नीचे है तो देखिए इधर को मुंह फैला है, इसका मतलब ज्यादा क्रियाशील है, और यफ ऊपर है तो देखिए इसका इधर को मुंह फैला, यानी यफ ज्यादा क्रियाशील है। तो प्रथम वर्ग में नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि 17वें वर्ग में ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ रही है। तो इसकी व्याख्या करना, तो इसको देखिए, वर्ग फर्स्ट के तत्व विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं तथा संयोजी कोष को त्याग कर एकल धनात्मक धनायन बनाते हैं। तो हमने अभी बताया था कि वर्ग पहला वर्ग धातुएं होती हैं और एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। तो वही चीज लिख रहा है कि संयोजी कोष का एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। इनकी क्रियाशीलता आयन एंथैल्पी के मान पर निर्भर करती है। इनकी क्रियाशीलता है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के मान पर निर्भर करती है। यदि आयनन एंथैल्पी का मान कम है तो क्रियाशीलता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जब आयनन एंथैल्पी कम होगी तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने में, बाहर का अपना इलेक्ट्रॉन बाहर देने में आसानी होगी, क्योंकि ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ेगी तो ज्यादा क्रियाशील होगी, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा दे करके इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन है। कम ऊर्जा दे के अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ज्यादा क्रियाशील हो जाएगी। और आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन निकालने की ऊर्जा ही है, तो इसलिए आयनन एंथैल्पी चूंकि कम होती जाती है नीचे जाने पर, इसलिए क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। चूंकि वर्ग में नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, अतः प्रथम वर्ग के तत्वों की क्रियाशीलता वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है। अर्थात इस क्रम में LiClBrI इस तरह। अब देखिए, यही बात हम अगर 17वें वर्ग के लिए करें तो चूंकि उधर नीचे जाने पर, उधर क्या है कि परमाणु का आकार कम हो जाता है, यानी नाभिक ज्यादा पास हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को निकालने में उधर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान मतलब बढ़ जाता है, इसलिए क्रियाशीलता इस प्रकार है। यहाँ देखिए कुछ गलत लिख दिया है, अर्थात इस क्रम में Li फिर Na फिर KRbCS होना चाहिए, क्योंकि पहले वर्ग की बात कर रहा है। हम देखिए उसमें केवल पहले वर्ग की बात किया था, 17वें वर्ग की बात नहीं किया, तो उसको हम इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं। तो कह रहा है इन ग्रुप 17, यानी 17वें
ग्रुप में as we move down the group from Cl to I। जब हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं क्लोरीन से आयोडीन तक, क्लोरीन ऊपर है, फ्लोरीन, क्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन सबसे नीचे, तो क्लोरीन से नीचे की ओर जब आयोडीन तक जाते हैं द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम ऋणात्मक होती जाती है। दैट इज इट्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। कहने का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो घटती जाती है ग्रुप में, जब 17वें ग्रुप में जब नीचे जाते हैं। 10 रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप। इस वजह से उनकी क्रियाशीलता नीचे जाने पर घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नीचे जाने पर घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, कम ऋणात्मक हो जाती है। तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F इज लेस नेगेटिव देन Cl। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, विद्युत लब्ध एंथैल्पी फ्लोरीन की, वो क्लोरीन से कम है। स्टिल इट इज द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन। इसलिए जो है जो क्लोरीन है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन से भी ज्यादा है। कह रहा है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F इज लेस नेगेटिव देन Cl, यानी Cl की ज्यादा निगेटिव है, यानी ये ज्यादा क्रियाशील है। तो वही कह रहा है स्टिल इट इज द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका एक कारण और भी है कि इसकी जो बांड तोड़ने की ऊर्जा है, बांड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब डिसोसिएशन का मतलब तोड़ना, बांड का मतलब बंद, तो बंद तोड़ने की जो ऊर्जा है वो कम है। Thus the decreasing order of reactivity among group। इसलिए जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है 17वें ग्रुप में वो किस प्रकार है। Thus the decreasing order of reactivity, क्रियाशीलता का जो क्रम है 17वें ग्रुप में क्या है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा गलत बता दी। कह रहा है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, इसलिए क्लोरीन ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन है। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन है, क्लोरीन नहीं। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्लोरीन से भी कम है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इस इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के कम होने का कारण क्या है कि इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड तोड़ने की जो ऊर्जा है वो लो है, यानी कम है। Thus the decreasing order of reactivity among group 17 element is as follow। इसलिए जो 17वां ग्रुप है उसका जो क्रियाशीलता का क्रम है वो क्या है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, फिर सबसे कम आयोडीन की। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया। अब 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।